हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने पिछले दिनों एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसका जो अपना फर्स्ट पेपर है उसमें जनरल साइंस जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। और जनरल साइंस के अंदर अपना बायो का जो पार्ट है वो तो कंप्लीट भी हो गया था और कल हमने जो फिज़िक्स है वो भी स्टार्ट कर दी है। आई होप आपको ये सीरीज़ है वो पसंद भी आ रही है और साथ में आपको ये भी पता होगा कि एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो अपनी कंप्लीट हो गई है, आईसीटी भी कंप्लीट हो गई है। तो अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो पहले जाके वो भी देख लेना, ताकि एक रिदम में अपना सिलेबस है वो भी कवर हो जाए धीरे धीरे और एक कम समय में, क्योंकि अपनी क्लास है वो 20 मिनट की आती है। तो 20-20 मिनट जो आप लंच ब्रेक है या टी ब्रेक है उसके अंदर भी ये क्लासें ले सकते हो और साथ में सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर क्लासें अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मुझे और कितना अच्छा करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक हमने जो फिज़िक्स है इसके पार्ट के अंदर गति के बारे में पढ़ रहे थे और गति के अंदर हमने इसमें गति के समीकरण देख रहे थे कि गति के कौन कौन से समीकरण हैं। तो गति के समीकरण मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि गैलीलियो ने दिए थे और 3 समीकरण है गति के। पहला समीकरण है ये है वेग समय संबंध, दूसरा है ये स्थिति समय संबंध और तीसरा है वेग स्थिति संबंध। यहाँ तक हमने कल अध्ययन कर लिया था। इससे आगे अपन आज पढ़ने वाले हैं बल के बारे में और इसी के अंदर अपन जो गति के समीकरण है उनको डिटेल से पढ़ेंगे। बल यानी फोर्स, इसके अंदर गति के तीनों समीकरण है वो यूज़ करेंगे अपन। तो जो गति का प्रथम समीकरण है, अगर हमें ये पूछ ले कि वो किससे रिलेटेड है तो किससे है, जड़त्व से, या दूसरा किससे है तो संवेग, और तीसरा है वो किससे है तो संवेग संरक्षण से। जो पहला है समीकरण उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। और ये क्या बताता है? तो ये बल की परिभाषा देता है। जो दूसरा गति का समीकरण है ये क्या है? तो ये मूल नियम है और ये भी बल की परिभाषा बताता है। लेकिन जो तीसरा समीकरण है गति का वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और ये बल की युग्म प्रकृति है वो बताता है कि बल है वो हमेशा युग्म के अंदर लगता है। क्रिया, कोई भी अगर क्रिया होती है तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो ये गति के तीनों समीकरण हैं जिनका अपन डिटेल से आगे अध्ययन करने वाले हैं कि कौन कौन सा है, जड़त्व का नियम कैसे काम करता है। तो देखो, पहला हमें ये पता होना चाहिए कि जड़त्व कहते किसे हैं? इनर्शिया, यानी कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अर्थात जड़त्व किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व को ध्यान में रखने के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रख सकते हो कि जड़त्व वही है कि अगर कोई वस्तु विराम है तो वो विराम ही रहना चाहेगी, गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी। अगर उसका कोई विरोध कर रहा है तो वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण है वो भी अपन देखेंगे आगे। तो पहले मैं जड़त्व के बारे में बता दूं कि जड़त्व है एक लैटिन शब्द है, ये इनर्स से बना है और जिसका अर्थ होता है आलसी। क्योंकि जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा तो वो तो आलसी ही कहलाएगा ना, क्योंकि ये गति में होता है तो गति में ही रहना चाहता है, अगर स्थिर होता है विराम में होता है तो विराम में रहना चाहता है। तो इसीलिए इसका नाम जड़त्व पड़ा। जड़त्व की माप है वो वस्तु का द्रव्यमान है। जड़त्व का अगर मापन करते हैं अपन कि भाई कितना जड़त्व है इस वस्तु पे लग रहा है तो वस्तु का द्रव्यमान माप लो और वही जड़त्व है। अर्थात किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है और भारी वस्तुओं का जड़त्व है वो क्या होगा? अधिक, क्योंकि भारी वस्तुओं का द्रव्यमान भी तो अधिक होता है और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व है ज़्यादा, यानी जड़त्व है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि जड़त्व है द्रव्य के बीच में, द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध है? तो ये दोनों समानुपाती होते हैं। इसके बाद में जैसे ये एम यानी द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान कार का ज़्यादा होता है साइकिल से, तो इसलिए जड़त्व भी कार का क्या हो गया? ज़्यादा। किससे? साइकिल से। उदाहरण भी दे दिया। जड़त्व के बारे में किसने बताया था? तो गैलीलियो ने बताया था, क्योंकि गति के समीकरण भी किसने बताए थे? गैलीलियो ने। इसके बाद में जड़त्व है ये भी कौन कौन सा होता है? तो एक तो होता है विरामावस्था का जड़त्व होता है, दूसरा गतिशील अवस्था का होता है और तीसरा दिशा का जड़त्व होता है। अब जैसे अपन इनके एग्जाम्पल देखेंगे
तो आपको आराम से याद हो जाएंगे भाई विरामावस्था का कौन सा होता है, गतिशील का कौन सा होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विरामावस्था का जड़त्व है। इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि वस्तु है वो विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती है और विरामावस्था से गति अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जैसे कि स्थिर बस से के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर धक्का महसूस होना, ये क्या कहलाता है, विरामावस्था का। जैसे अपन बस में या गाड़ी में बैठे हैं और अचानक से अगर बस या गाड़ी चलती है तो अपना जो शरीर है, बॉडी है, वो क्या है, विरामावस्था में, तो वो झटका महसूस करती है क्योंकि वो विरोध कर रही है उस टाइम गति का। तो ये क्या कहलाता है, विरामावस्था का जड़त्व कहलाता है। दूसरा है गतिशील अवस्था का जड़त्व है। ये कौन सा होता है कि ये क्या करता है कि कोई वस्तु गतिशील है और वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, बने रहना चाहती है, और गति अवस्था से विरामावस्था में परिवर्तन का क्या करती है, वो विरोध करती है। ये भी एग्जाम्पल से समझो कि जैसे चलती बस है, उसके अचानक अगर ब्रेक लगते हैं तो यात्री आगे की ओर धक्का महसूस करता है। आप सबने ये फील भी किया होगा। तो ये कौन सा है, क्योंकि उस टाइम अपना बॉडी है या अपना जो शरीर है वो उस बस की स्पीड से ही गति कर रहा है। अब वो अचानक अगर ब्रेक लगाएगा, बस के या गाड़ी के ब्रेक लगाएगा, तो अपना शरीर है वो आगे की ओर धक्का महसूस करेगा। तो ये क्या है, गतिशील अवस्था का। उसके बाद में तीसरा है दिशा का जड़त्व। अब ये दिशा का जड़त्व क्या होता है कि इस स्थिति में वस्तु अपनी गतिशील अवस्था की दिशा में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। कैसे, जैसे अगर अपन कोई बस में है और यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है कि चलती बस के अचानक घूमने पर यात्री की वक्रीय दिशा में बाहर की ओर धक्का महसूस होना। जैसे बस है वो कोई आगे मोड़ आती है और उसके अंदर बस जैसे मुड़ती है तो अपन उसके अपोजिट साइड है वो धक्का महसूस करते हैं। उस मोड़ के अंदर जिस साइड बस मुड़ती है उससे अपोजिट साइड धक्का महसूस करते हैं। यही क्या है, दिशा का जड़त्व है। और ये सब आपने फील भी किया होगा। तो ये थे जो विरामावस्था के, गतिशील अवस्था के और दिशा के जड़त्व है। इसके बाद में अपन देखते हैं गति का प्रथम नियम, क्योंकि अपने सिलेबस में भी यही बता रखा है कि गति के नियम, तो इनको अपन डिटेल से देखने वाले हैं गति के नियम को। तो गति का प्रथम नियम है, ये किससे संबंधित है, अगर सिर्फ ऐसे पूछ ले तो ये जड़त्व से संबंधित है। किससे संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। ये भी ध्यान में होना चाहिए। ये इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, तथा एक समान वेग से गतिशील है तो उसी वेग में समान दिशा में ही गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तब तक वो क्या करती है, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, और कोई एक सीधी दिशा में चल रही है तो उसी दिशा में रहेगी। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो वस्तु का वेग क्या होता है, नियत रहता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई मैं 60 की स्पीड से आया हूँ, अगर अपन 60 की स्पीड बता रहे हैं तो इसका मतलब अपना वेग क्या था, नियत था। तो इसका मतलब उस टाइम गतिशील अवस्था का जड़त्व था, उसमें अगर कोई बल लगाते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो वो उसका क्या करता, विरोध करता। और आगे देखते हैं अपन इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें पहले नियम के एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्पल ही है और इसलिए एग्जाम्पल मैं खूब लेके आया हूँ ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं एग्जाम्पल से, और एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा इनसे। तो पहला एग्जाम्पल है कि कार चलाते समय दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है कि अगर वो बेल्ट लगाया होगा, सुरक्षा बेल्ट लगाया होगा, तो अचानक से अगर ब्रेक लगाने होंगे तो अपनी बॉडी है वो, क्योंकि जड़त्व का विरोध करेगी, विरामावस्था जड़त्व है वो क्या करेगा, विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो अपनी बॉडी है वो आगे जाएगी, शरीर है वो आगे धक्का महसूस करेगा। तो अगर अपन सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो क्या होगा, अपना बचाव हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि चलती गाड़ी से उतरते समय आगे की ओर भागते हुए उतरने की सलाह दी जाती है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, अपने को उतरना है तो हमें सलाह दी जाती है ना कि आगे मुँह करके उतरना। क्यों, ताकि थोड़ा सा अपना शरीर है वो गतिशील अवस्था के होता है, तो वहाँ से अपन विरामावस्था में उसे लेके आ सकते हैं। टाइम मिल जाता है अपने को उसे विरामावस्था में लाने के लिए, और अचानक से अगर विरामावस्था में ही तुरंत ले आए तो गिर सकते हैं। तीसरा है कि कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर से टकराकर ढेर के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेर के से बाहर आती है। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं और गोटियों का ढेर लगाया हुआ है, और अपन अगर स्ट्राइकर से उसके मारते हैं तो सबसे नीचे वाली गोटी वो आ जाती है और बाकी सब है वहीं के वहीं रह जाती है, क्योंकि वो किस में, विरामावस्था में है। चौथा क्या है कि अंगुली से ताश के पत्ते को छटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिर जाता है। ये आपने देखा भी होगा, जिस ताश के पत्ते के ऊपर सिक्का रख के। पांचवा एग्जाम्पल है कि चाय की ट्रे में कप को रखने के लिए खांचा बनाया जाता है। क्यों, ताकि वो विरामावस्था में बना रहे, जड़त्व है वो उसका बना रहे। छठा है कि पेड़ की टहनियों को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां एवं फल टूट जाते हैं।
जैसे क्या करते हैं कि अपन कोई फल तोड़ने हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर झाड़ी से अपने को बेर तोड़ने हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसकी टहनियों को हिलाते हैं, और हिलाएंगे तो वो क्या होगा, फल है वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो विरामावस्था में रहना चाहते हैं, वो गति का विरोध कर रहे हैं, और विरोध करेंगे तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। उसके अलावा जैसे बेडशीट को फटकारने पर उससे धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी कौन सा है, विरामावस्था का ही विरोध कर रहे हैं। उसके बाद अपन देखते हैं बल की परिभाषा कि आखिर ये बल है क्या, फोर्स क्या है। तो बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, क्या स्थिति, दूसरा अवस्था, चाल, दिशा, इन सबको क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। तो यही क्या है, बल है। सामान्यतः जैसे धक्का मारना है या खींचना है, यही बल कहलाते हैं। अपन धक्का मार रहे हैं तो पे से बल लगा रहे हैं, पे से बल है या कौन से बल है, ये तो मैं आगे आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि बल का गुणात्मक अध्ययन हम गति के प्रथम नियम के द्वारा ही करते हैं। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बल का गुणात्मक अध्ययन कौन से नियम में करते हैं, तो गति के प्रथम नियम में। और किसी बल के द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है, ये सब आपको पता ही होगा। उसके बाद में देखते हैं अपन संवेग। क्योंकि जो गति का प्रथम नियम है या द्वितीय नियम है, इन सबको समझने के, द्वितीय नियम है वो संवेग से ही संबंधित है, तो इसलिए संवेग को भी समझना जरूरी है। संवेग यानी मोमेंटम, कि संवेग ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, संपूर्ण जानकारी। जैसे द्रव्यमान, वेग, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसे क्या कहते हैं, संवेग। संवेग को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर m इंटू वी। ये कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, तो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड, और विमा क्या होगी, तो m1L1T-1। उसके बाद में ये तो था अपना गति का प्रथम नियम। अब हमें देखना है गति का द्वितीय नियम कि गति का द्वितीय नियम क्या है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित जो बल होता है उसकी दिशा में बल के समानुपाती होती है। क्या होता है इस नियम के अनुसार कि गति किसी वस्तु है, उसके संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो उस पर लगने वाला जो असंतुलित बल है उसकी दिशा में बल के समानुपाती होगी। कैसे, जैसे बल है, बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, गति का दूसरा नियम। जैसे अपन F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी से लिख सकते हैं। ये सदिश राशि है। मात्रक इसका क्या होगा, बल का, तो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। SI मात्रक इसका क्या होता है, तो बल का न्यूटन होता है। CGS मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। क्योंकि हमें क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बल का SI मात्रक क्या है, CGS मात्रक क्या है, तो ये भी सब अपने को पता होना चाहिए। अगर SI पूछते हैं तो क्या बताएंगे, न्यूटन। CGS मात्रक पूछते हैं तो क्या बताएंगे, डायन। FPS पूछेंगे तो क्या बताएंगे, पाउंड या पाउंडल। और विमा अगर पूछेंगे तो M1L1T-2। विमा का तो चांसेस कम है अपने फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन मात्रक कन्फर्म पूछते ही हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में अपन जो दूसरा नियम है उसके एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, ताकि अपने अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। आपने देखा भी होगा, जैसे क्रिकेट देखते हैं तो जो फील्डर होता है वो क्या करता है, जैसे कैच लपकता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। तो ये हो गया। दूसरा कि कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की सिल्ली को तोड़ देता है, ये भी होता है। तीसरा कि ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को बालू या कुशन जैसे गद्दा पर कूदना होता है। गद्दे की अपेक्षा कंक्रीट की छत पर गिरने पर अधिक चोट का अनुभव होता है। ये क्यों होता है, ये सब इसके रीजन है गति के दूसरे नियम के। मास्टर के डंडे से बचने के लिए विद्यार्थी का अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना, ये सब गति के दूसरे नियम। दूसरे नियम के एग्जाम्पल है, याद रखने के लिए सीधा सा तरीका ये समझ लो कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता, तो दर्द होता, चोट लग जाती। जैसे फील्डर है वो अगर अपने हाथों को पीछे नहीं करता तो क्या होता, उसकी चोट लग सकती थी, दर्द हो सकता था। कराटे का जो खिलाड़ी है वो बर्फ की सिल्ली को एक झटके में नहीं तोड़ेगा, बार बार मारता रहेगा तो क्या होगा, दर्द होगा। ऊंची कूदने वाला खिलाड़ी है वो बालू या कुशन गद्दा पर कूदेगा तो क्या होगा, उसकी चोट कम लगेगी। और पक्की जगह पे कूदेगा तो क्या होगा, चोट लगेगी, दर्द होगा। तो जहां भी कॉन्सेप्ट आता है दर्द का, तो कौन सा नियम है, गति का दूसरा नियम। जैसे इसका चौथा एग्जाम्पल देख लो कि गद्दे की अपेक्षा कंक्रीट की छत पर गिरने से क्या होता है, चोट अधिक लगती है, तो यहाँ भी दर्द का आ गया। 500 देख लो कि मास्टर के डंडे से बचने के लिए विद्यार्थी अपने हाथ को पीछे करता है, अगर पीछे नहीं करेगा तो क्या होगा, तेज लगेगी और उससे दर्द और ज़्यादा होगा। उसके अलावा देखो कि वस्तु के द्वारा, और या छठा एग्जाम्पल देखो कि मुक्केबाजी में विरोधी मुक्केबाज के पंच से बचने के लिए खिलाड़ी का अपने सर को पीछे की ओर ले जाना, अगर ये पीछे की ओर नहीं ले जाता तो क्या होता, दर्द होता।
उसके बाद अपन देखते हैं कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न कोई भी प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है, अर्थात किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग से प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई वस्तु है उसको अधिक वेग से त्वरित करेंगे अपन तो बल भी क्या चीज चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सड़क किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है, परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति है वो पैदल चल रहा है और अगर वो चलते चलते सामने अगर कोई सड़क के किनारे ट्रक खड़ा है और वो जाके उसके अंदर गिर जाता है तो उसके मामूली सी कोई चोट आ जाएगी। लेकिन वही ट्रक अगर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर चल रहा है तो हो सकता है वो आदमी है वो मर भी जाए उस टक्कर से, इतनी भयंकर टक्कर भी हो सकती है। जब दो वस्तुओं के मध्य नियत बल कार्य कर रहा होता है तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा वह अधिक त्वरित होगी। कैसे? कि अगर दो वस्तुएं हैं उन पे अगर दोनों पे बल समान लगाएं तो जिसका द्रव्यमान कम होगा तो वो और ज़्यादा त्वरित होगी, यानी वो और ज़्यादा स्पीड से जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे सेव पृथ्वी की ओर त्वरित गति से आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है, परंतु पृथ्वी सेव की ओर आकर्षित होती हुई दिखाई नहीं देती है। कैसे? जैसे सेव है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी की ओर से, लेकिन सेव का भी पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन सेव की अपेक्षा पृथ्वी क्या है, बड़ी, तो इसलिए वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है सेव को और अपने को नहीं पता लगता कि भाई सेव है उसका भी कोई आकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी पे। जैसे अपन अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अपन अगर ऊंची कूद कूदते हैं तो उस टाइम अपन भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पृथ्वी अपने को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से ये अपने को अपनी ओर खींच लेती है और अपन इसको नहीं खींच सकते। तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया। आगे देखेंगे कि कैसे दोनों पे बल है वो समान रूप से लगता है और द्रव्यमान के समानुपाती होता है। कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उस समय पर निर्भर करता है जिसमें संवेग में परिवर्तन होता है। जैसे कि कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर खराब बैटरी वाली कार गति में आ जाती है। इसमें स्पष्ट होता है कि बल के परिणाम के साथ साथ संवेग में परिवर्तन उस समय से होता है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। जैसे अपन कोई गाड़ी है और उसकी बैटरी खराब हो गई है और वो स्टार्ट नहीं हो रही है तो उस गाड़ी को क्या करेंगे, धक्का मारना शुरू करेंगे। ये तो नहीं है ना कि यहाँ से धक्का मारा यहाँ तक आते ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे इसको धक्का मारते जाएंगे ये आगे जाते जाएगी, यहाँ आते क्या होगी, ये स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये जो समय है ये भी संवेग में परिवर्तन में जो समय लग रहा है ये भी क्या करेगा, बल पर निर्भर करेगा या बल के साथ में ऐड होगा। उसके बाद में देखते हैं अपन आवेग, क्योंकि संवेग देख लिए तो आवेग भी जानना जरूरी है, ये भी बल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बल के अंदर पूछ सकते हैं इसे। आवेग यानी इम्पल्स, कि जब किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए अत्यधिक बड़ा बल कार्य करता है तो बल एवं समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग। जैसे आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणा समय अंतराल। आवेग को अपन इम्पल्स यानी आई से डिनोट करते हैं, बल यानी एफ, और समय अंतराल को डेल टी से, या डेल टी बराबर होता है T2 माइनस T1, और आई बराबर हो गया, क्या होगा, एफ को हम लिख सकते हैं dp अपॉन में dt और डेल टी यानी dt, और आई बराबर क्या हो जाएगा dp, क्योंकि dt से dt कैंसिल, और आई बराबर क्या हो गया डेल p। आवेग और संवेग पर में अगर देखें अपन तो आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। ये कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। आवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, और इसे अपन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड लिख सकते हैं, और सेकंड से 1 सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और विमा क्या हो जाएगी m1l1 t-1। आवेग एवं संवेग के मात्रक तथा विमाएँ क्या होती है, समान होती है इन दोनों की। हालांकि आवेग अगर आपके कुछ कम भी समझ में आ रहा है तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना कि आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल। अगर इतना ध्यान में रख लोगे तो बाकी सब संवेग से ही समझ में आ जाएगा ये। उसके बाद में अपन देखते हैं गति का तीसरा नियम, गति का तृतीय नियम, क्योंकि अभी तक हमने 2 नियम देख लिए। तीसरा नियम है, इसका एक नाम और है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं, और पूछा हुआ भी है ये कि तीसरे नियम को और क्या कहते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कि ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि परिणाम में समान तथा दिशा में क्या होती है, विपरीत होती है प्रत्येक क्रिया के साथ में। जैसे ही कोई क्रिया लगाएंगे, जैसे अपन गाड़ी पे बल लगा रहे हैं
तो गाड़ी भी अपने पे बल लगाएगी। जैसे अपन चल रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, पृथ्वी पे इस साइड अगर फोर्स लगा रहे हैं तो धरती है वो अपने पर इस साइड फोर्स लगाएगी। जैसे F1 बराबर 5 न्यूटन है तो F2 बराबर भी क्या होगा 5 न्यूटन की। ये वस्तु है, ये इस साइड बल लगा रही है, तो ये 2 नंबर वस्तु हुई विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो F1 बराबर क्या होता है -F2, और इन जो दोनों है ये एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ जो माइनस का चिन्ह लगाया है ये क्या दर्शा रहा है कि इसकी दिशा विपरीत होगी। और इनके मध्य कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में ही लगेगा कि अगर इस साइड बल लग रहा है तो जस्ट इसके विपरीत यहीं बल लगेगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए कि ये दोनों परिणाम में सदैव क्या होते हैं, समान, परंतु इनकी दिशाएं कैसी होगी, विपरीत होगी। बल सदैव किस रूप में होता है, तो युगल रूप में होता है। अपने को सेंटेंस पूछते हैं ना, कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो उनमें ये पूछ सकते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे अगर अपन चल रहे हैं तो पृथ्वी पर अपन धक्का लगा रहे हैं तो पृथ्वी अपने पर धक्का लगाई, तो इसका मतलब क्रिया किस पे हुई, पृथ्वी पे, प्रतिक्रिया किस पे हुई, हम पर। तो ये दोनों क्या हो गई, अलग अलग वस्तुओं पर। इसलिए कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते। यह नियम सभी वस्तुओं, चाहे स्थिर हो या गतिशील हो, सब पर लागू होता है। अगर स्थिर होगा तो उसमें जो क्या होगा, बल अभिलंब या प्रतिक्रियात्मक होगा, भार जहाँ W बराबर mg होगा। और इस पे बल कौन सा लगता है, तो घर्षण बल लगता है। अगर इस पे आरोपित बल अपन इस साइड कर रहे हैं, अगर बल इधर लगा रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु है इसको, तो घर्षण बल इसके विपरीत जस्ट इस दिशा में लगेगा। जैसा कि मैंने इसमें दिखा रखा है, यहाँ देख सकते हो आप अच्छे से कि जो इसके अंदर बल है वो किधर लग रहा है, आगे की ओर। तो जो घर्षण बल है वो किस तरफ लग रहा है, पीछे की ओर। तो यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यह नियम उन वस्तुओं पर भी लागू होता है जो भौतिक रूप से संपर्क में नहीं है। जैसे इसके उदाहरण कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है वो संपर्क में ना हो तो भी लगता है। कोई वस्तु अपन ऊपर फेंकते वो वापस नीचे आती है ना, वो संपर्क में थोड़ी है, लेकिन फिर भी बल लग रहा है। और विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, ये सब हो गए। उसके बाद में क्रिया और प्रतिक्रिया परिणाम में समान होती है, फिर भी वे एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से कम होता है, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। और जैसे गोली छोड़ते हैं तो बंदूक है उस पर पीछे की ओर धक्का लगता है, और ये क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। और गति का तीसरा नियम यहाँ लागू हो जाता है। दूसरा, जैसे कि नाविक के आगे की ओर गति करने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर जाना। नावी है वो नाव पे अगर आगे की ओर गति करेगा तो नाव कहाँ जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। ये भी क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का। फुटबॉल के मैदान में गेंद की तेज गति से किक मारने के क्रम में हम विपक्षी खिलाड़ी से टकरा जाते हैं और दोनों खिलाड़ियों को चोट लग सकती है। ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। हमारा सड़क पर चलना वो भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्योंकि अपन आगे की ओर धक्का मार रहे हैं और सड़क है वो अपने को पीछे की ओर धक्का मार रहे हैं, इसलिए हम चलते हैं। तैरने में हम क्या करते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं तो पानी हमें क्या करता है, आगे की ओर धकेलता है। तो ये भी कौन सा हो गया, गति का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद में एक आता है संवेग संरक्षण का नियम, कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तो वस्तु का कुल संवेग क्या होता है, सदैव नियत रहेगा। ये क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। नोट कि यदि गतिशील ट्रेन में एक यात्री सेव ऊपर की ओर उछालता है, कि अगर कोई ट्रेन है वो गतिशील है और उसमें अगर कोई यात्री है सेव को ऊपर की ओर उछालेगा, तो क्या होगा कि यदि ट्रेन नियत वेग से गतिशील है तो सेव है वो यात्री के हाथ में गिरेगा। और ट्रेन अगर त्वरित गति में हो, क्या हो, त्वरित गति में, यानी गति उसकी बढ़ रही है निरंतर, तो सेव यात्री के पीछे गिरेगा। और यदि ट्रेन अवमंदित गति में है तो सेव यात्री से आगे गिरेगा। ये तीनों एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। उसके बाद में कि विरामावस्था शून्य चाल की अवस्था कहलाती है। कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो इसका मतलब शून्य चाल की अवस्था है, यानी वो वस्तु गतिशील नहीं है। उसके बाद में जो बल के प्रकार है वो अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वैसे अपना मुख्य टारगेट यही रहता है कि 20 मिनट में क्लास कंप्लीट कर ले। आज वैसे भी 24 मिनट की हो गई, तो और लंबी नहीं करेंगे। ये जो बल के प्रकार है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे आराम से, क्योंकि अपन धीरे धीरे करते 20-20 मिनट में भी आराम से सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलना, क्योंकि वही मेरे लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास है उनके आपको अपडेट मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।